नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़े पुराने शेर की एक लाइन है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। और आजकल कुछ ऐसा ही हाल ममता दीदी के घर का है, जहां उनके सगे भतीजे, उनके चिराग घर के अभिषेक बनर्जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ टीएमसी, उन्हीं से ममता बनर्जी को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा है। यानी बुआ को अपने सगे भतीजे से आज की तारीख में सबसे बड़ा थ्रेट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप देश भर के सारे अखबार देखें, बड़े बड़े अखबार देखें, इनकी सुर्खियां देखें, तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक में एक जबरदस्त कोल्ड वार चल रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही है और पानी गले तक ऊपर आ गया है। एनीथिंग इज नाउ पॉसिबल इन बंगाल। अब दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी यहां से शुरू होती है। क्योंकि जो सबसे चौंकाने वाली बात है, और वाकई आप चौंक जाएंगे, वो चौंकाने वाली बात यह है कि ममता दीदी के भतीजे, जी हां, भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो घर के चिराग हैं, इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो ममता दीदी के पास नहीं है, अभिषेक की फैमिली के पास भी नहीं है। ये जो अभिषेक का रिमोट कंट्रोल है, ये चाणक्य के हाथ में। और चाणक्य के हाथ में रिमोट कंट्रोल इसलिए अभिषेक का, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर ईडी और सीबीआई के तीन संगीन मुकदमे चल रहे हैं। 3 बिग केसेस अगेंस्ट अभिषेक बनर्जी। रिमोट किसके हाथ में? चाणक्य के। अब ये मामले छोटे मोटे नहीं है, ये मामले बड़े संगीन हैं, जिसका रिमोट, जिन केसेस का रिमोट चाणक्य के हाथ में। 2 सेकंड दीजिए, मैं आपको फटाफट ये मामले बता देता हूँ। पहला मामला जो है पश्चिम बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले का है, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है, जहाँ पर करोड़ों का खेल हुआ, तमाम नकदी भी मिली, और उसमें कहीं ना कहीं अभिषेक फंसे हुए हैं, क्योंकि सारा मंत्रालय एक टाइम पे वही संभालते थे ममता बनर्जी के बिहाफ पे। सीबीआई और ईडी दोनों की जांच चल रही, पूछताछ हो चुकी। दूसरा मामला अरबों खरबों रुपए की कोयले की तस्करी का। बंगाल में भी कई खदान हैं, बगल में झारखंड में भी कई खदान हैं, और वहाँ से खरबों रुपए की तस्करी, कोयला चोरी होती थी, पिलफरेज कह सकते हैं आप, जिसमें एक अभिन्न मित्र जो हैं अभिषेक बनर्जी के, वो फंसे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हो चुकी है। और तीसरा जो मामला है वो म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले का है, और उसके तार भी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी से जुड़े हुए हैं। और इन सारे मामलों की जो फाइल्स हैं, जी हाँ, ईडी सीबीआई ने वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे रखी हैं, अमित शाह को दे रखी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह के टेबल पे ये तीनों फाइलें पड़ी हैं, जिस पर संगीन आरोप हैं, तोहमतें हैं, सबूत हैं। किसी भी पल अगर अमित शाह चाह लें तो अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार होकर जेल भेजे जा सकते हैं। अगर सच कहूं तो आज की तारीख में अभिषेक बनर्जी बंगाल के अजीत पवार हैं। वही अजीत पवार जिन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, क्योंकि अजीत पवार को भी जेल जाना था और वहीं पर कंप्रोमाइज़ हुआ। वहीं पर चाणक्य की शय पर अजीत पवार ने पार्टी तोड़ दी थी। और कुछ इसी तरह की उम्मीद चाणक्य को अभिषेक बनर्जी से है। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, यानी बुआ और भतीजे की जो लड़ाई है, या ये जो जंग है, इसको धीरे धीरे हवा दे रही है बीजेपी, हवा दे रही है। और बीजेपी चाहती है कि अभिषेक बनर्जी कम से कम 30-40 विधायक, अकेले ना आए, 30-40 विधायक तोड़ें और फिर बगावत करें ममता बनर्जी पर। ये इस मौके का इंतजार है कि पहले बगावत हो, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक तोड़ें, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में निर्णायक चुनाव है। साल भर बचा है, 1.5 साल बचा है। और मुझे लगता है कि इसी टाइम का इंतज़ार था चाणक्य को ऑपरेशन लोटस शुरू करने के लिए पश्चिम बंगाल में। यानी जो महाराष्ट्र में किया, अब भतीजे के जरिए यही काम बंगाल में करना चाहते हैं चाणक्य। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जिस बुआ ने अपने भतीजे को राजनीति में जगह दी, फिर राजनीति में आगे बढ़ाया, और फिर ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। यानी आधी कमान पार्टी की उनको सौंप दी। और अभिषेक बनर्जी एक वक्त पर, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर नेता उनको रिपोर्ट कर रहा था। अभिषेक बनर्जी इतने ताकतवर थे, उनकी हैसियत कहीं ना कहीं अजीत पवार जैसी थी, या मुलायम सिंह के टाइम पे जब शिवपाल भी थे तो अखिलेश जैसी थी।
ताकतवर थे। फिर हुआ क्या? दरअसल भतीजा थोड़ा ओवर एम्बिशियस निकला, अति महत्वाकांक्षी निकला। भतीजे वैसे महत्वाकांक्षी होते ही हैं, अजीत पवार की मिसाल अगर आप देखें तो। हुआ ये कि अभिषेक बनर्जी चाहते थे कि भाई जब 70 साल की हो जाए ममता बनर्जी, जब दीदी 70 साल की हो जाएं तो रिटायर हो जाएं और पार्टी की कमान उन्हें सौंप दें। एक तो पहली शर्त उनकी ये थी। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि 2026 से पहले, यानी जो चुनाव आने वाला इससे पहले, मौजूदा जो सरकार है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, उसमें उनको डिप्टी सीएम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जगह मिल जाए। तो अगर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर सत्ता का हस्तांतरण टीएमसी में थोड़ा आसान हो जाएगा, मुख्यमंत्री हटेंगी और डिप्टी सीएम सीएम बन जाएंगे। ये वो सोच रहे थे। और इधर आप कह सकते हैं 5 जनवरी को ममता बनर्जी 70 साल की हो गई। उनका हैप्पी बर्थडे भी नहीं मनाया अभिषेक बनर्जी ने। और जब 70 साल की ममता बनर्जी हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं भतीजे को दूर कर दिया। यानी साफ है कि 70 साल के बाद ममता बनर्जी रिटायर होना नहीं चाहती। 2026 का चुनाव भी वो अपने नेतृत्व में ही लड़ना चाहती। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ जो टीएमसी में जो बुजुर्ग हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं, और जो यंगस्टर्स हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ हैं। और ये जो कोल्ड वॉर है इसी कुर्सी के चक्कर में खत्म होने की जगह और बढ़ती जा रही है। और ये जो आग लग रही है, इस आग पर नज़र एक ही शख्स की है, इंसाफ की, कि आग थोड़ी और बढ़े, बगावत थोड़ी और हो और फिर ऑपरेशन लोटस शुरू हो। अब दोस्तों कहानी तो धीरे धीरे समझ में आ ही रही होगी, लेकिन जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी तोड़ने जा रहे हैं मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह? क्या पार्टी तोड़ने जा रहे हैं? और जो हाल हमने महाराष्ट्र में देखा एनसीपी का या शिवसेना का, वही हाल अब टीएमसी का होने जा रहा है। कैसा होने जा रहा है? और या फिर ममता बनर्जी आखिरकार अपने घर को अपने चिराग से बचा लेंगे, जलने से बचा लेंगे? क्या ममता बनर्जी के पास भी कोई प्लान है बचा सकती? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति सीधा दिल्ली पर असर करती है, मोदी शाह की राजनीति पर, क्योंकि मोदी शाह अभी भी अल्पमत में, और कहीं ना कहीं उन्हें बंगाल में ऑपरेशन करना ही करना है। अस्तित्व की बात। सवाल इस बात का है कि होने क्या जा रहा है पश्चिम बंगाल में। आज 2 खास मेहमान हैं। पश्चिम बंगाल से मैंने आज प्रसून आचार्य साहब को बुलाया है। हालांकि हिंदी बोल लेते, बंगाल के, लेकिन हिंदी बोल लेते हैं। थोड़ा सा अगर आप गौर करके उनकी हिंदी सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन खुलासे बड़े कर रहे हैं, क्योंकि प्रसून आचार्य पिछले 35 वर्षों से ममता बनर्जी को जानते हैं। ममता बनर्जी जब आप कह सकते हैं यूथ लीडर थी, तब से फॉलो कर रहे हैं उनको, तो वो बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। अभिषेक भी उनके आगे आगे, अभिषेक की राजनीति बड़ी है प्रसून साहब के साथ। तो प्रसून दा को सुनिए, कुछ बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। वो ये भी आपको बताएंगे कि ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी थे, जो जांच कर रहे थे, जो कलकत्ता में थे, उनसे उनकी क्या गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्या बताया, वो भी बताएंगे। और हमारे साथ उमाकांत जी होंगे जो आपको पर्सपेक्टिव देंगे कि अगर ममता की पार्टी टूटती है तो फिर होने क्या जा रहा है। मेरा पहला सवाल उमाकांत लखेड़ा जी से ही है। उमाकांत जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ा, अब उनकी नज़र पश्चिम बंगाल में है और वहां उनको एक अभिषेक बनर्जी मिल गया है? अभिषेक बनर्जी पर कई मुकदमे चल रहे हैं, ईडी के, सीबीआई के। किसी वक्त भी वो जेल भेजे जा सकते हैं, लेकिन जेल भेजे नहीं जा रहे। क्या बीजेपी इस घर की लड़ाई को आग दे रही है, जैसे उसने एक समय में उद्धव ठाकरे के घर की लड़ाई को आग दी, या अगर मुलायम सिंह यादव के परिवार का मैं जिक्र करूं तो शिवपाल और अखिलेश को लड़ा दिया? क्या यही अब स्ट्रैटेजी है बीजेपी के चाणक्य की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसको लोगों ने सोचा भी नहीं था, जो जनता में ये मैसेज है कि ऐसा टीएमसी में ममता बनर्जी वन मैन पार्टी, वन मैन शो, एक छत्र नेता, उसका पार्टी में उसका जो नेफ्यू है, भतीजा है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका पावर टसल हो रहा है अपनी बुआ के साथ में। और वो इतना ज्यादा हो गया है कि पार्टी टोटल वर्टिकल डिवीजन है। जो ओल्ड जनरेशन के जो ज्यादातर लोग हैं वो ममता बनर्जी के साथ है। जो यंग जनरेशन है, अभी पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन से पहले जो पहली बार जीत के आई थी, तो 5 लोग जो करीब थे, करीब 5 लोग हैं,
वो लोग अभिषेक बनर्जी के लोग रख दिए, मंत्री बना दिए अभिषेक बनर्जी के। तो ये जो सिचुएशन है, ये पावर टसल्स है, ये जनरेशन, लोग इसको पीढ़ी का शिफ्ट भी करे, जनरेशन शिफ्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन ये केवल इसको जनरेशन शिफ्ट मान करके नहीं चलना है। ये इसके कई इसके पैरामीटर्स हैं, कई इसके पावर सेंटर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पावर सेंटर है। क्योंकि लखेड़ा साहब, क्या आपको लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी, जिनको कभी भी जेल भेजा जा सकता है, क्या एक ब्लैकमेल की स्थिति में, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को ब्लैकमेल किया गया था, अजीत पवार को किया गया था ब्लैकमेल, ऐसी स्थिति में है अभिषेक बनर्जी? प्रेशर में है ईडी सीबीआई के? देखिए, वो बहुत ज्यादा प्रेशर्स में है, क्योंकि उनके खिलाफ अभी तक जितने लोग टीएमसी के लोगों को जेल भेजा गया या उनके खिलाफ ईडी सीबीआई लगाई गई, वो सारे, उनमें ज्यादातर के जो तार है, वो तार अभिषेक बनर्जी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन, देखो ममता बनर्जी तो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन चूंकि उनके जो फैमिली का जो पॉलिटिशियन है अभिषेक बनर्जी, वो यंग है और लिखे पढ़े भी हैं, एजुकेटेड है, आर्टिकुलेटेड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ऐसा लगता है कि चूंकि पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के। तो पावर सेंटर, एक मजबूत पावर सेंटर अभिषेक बनर्जी के पास है, और अभिषेक बनर्जी कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, वो उनके जो नीचे जो यंग ट्रक है, ममता बनर्जी की पार्टी के जो यूथ विंग है, उनका बहुत प्रेशर है। ऐसी सिचुएशंस में ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी को भी रोकना है। अभी ममता बनर्जी के साथ सबसे अच्छा चीज ये है कि वहां भारतीय जनता पार्टी रूट नहीं जमा पा रही है। भले ही उनके काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी कभी भी वहां पर अपने बल पर सरकार बना पाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वर्टिकल डिवीजन की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी की पार्टी में, और उनको बलि का बकरा, अभिषेक बनर्जी एक बलि का बकरा बीजेपी के हाथ में आज की तारीख में है। जी, आज की तारीख में बलि का बकरा, ब्लैकमेल सिचुएशन है। प्रसून जी, आप इतने बरसों से तृणमूल को देख रहे हैं। बीजेपी ने, अमित शाह ने कई बार ममता बनर्जी के तमाम करीबी नेताओं को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ा भी, बीजेपी में शामिल भी किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्या आपको लगता है कि अगर ममता बनर्जी के भतीजे को ही तोड़ लिया जाए और कुछ विधायक तोड़ लिए जाए, इस तरह का स्प्लिट हो, तो अमित शाह कामयाब हो सकते हैं? और क्या अभिषेक बनर्जी आज की तारीख में प्रेशर में है, वो जेल जाने से डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज कर सकते हैं, अपनी बुआ से भी खुश नहीं है, और उधर सीबीआई और ईडी की तलवार भी है? तो क्या अभिषेक बनर्जी मोहरा बन सकते हैं अमित शाह का? बन तो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। लेकिन बात यही है, मेरा साथ जो इनकम टैक्स और ईडी का जो ऑफिसर लोग, उसको अभिषेक बनर्जी को कई बार पूछताछ किया है। सीधे उन लोगों के साथ मेरा बात हुआ था, कई बार बात हो चुका है। उन लोग का कहना है, देखिए हम लोग जो फाइंडिंग्स मिला है वो सब तो पीएमओ में भेज दिया है, दिल्ली पे भेज दिया है, शाहजी को भेज दिया है, और अगर चाहे तो अभिषेक बनर्जी का 2 घंटा में हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपकी ईडी के अधिकारियों से बात हुई, सोर्सेस से बात हुई, उनका कहना है कि बहुत ही पुख्ता सबूत हैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और ये सबूत, ये सारी फाइल प्राइम मिनिस्टर को और अमित शाह को पता है, उनको भेजी जा चुकी है, और 2 घंटे में अरेस्ट हो सकते हैं अगर वो चाह जाए, ऊपर से हरी झंडी मिले। बोला, देखिए हम लोग को तो फाइल साफ करके टेबल क्लियर कर दिया ना, अगर चाहे तो कहीं भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली कहेगा तभी होगा। इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन। और एक्चुअली 1-1.5 साल पहले जो सीबीआई वाले उनको पूछताछ किया था, वो भी कहा है, अभी वो रिटर्न कर गया है थोड़ा कुछ दिन, चंद दिन पहले, वो भी कहा था जो मैं टेबल क्लियर करके सब भेज दिया है पीएमओ। तो एक्चुअली ये लोग अगर चाहते हैं, अभिषेक बनर्जी 1-1.5 साल पहले ही अरेस्ट हो जाते। विनय मिश्रा जो उसका जो अभिषेक बनर्जी का करीब था, करोड़ों रुपया घोटाला उसका है। भंतुआ द्वीप में, भंतुआ एक प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, वहां से भाग गया विनय मिश्रा, और विनय मिश्रा का पास करोड़ों, 1000 करोड़ रुपया का घोटाला का आरोप है, वो भाग चुका है। एक्चुअली चलिए, मैं समझ गया, मैं एक चीज समझ गया प्रसूंदा, मैं समझ गया कि अभिषेक बनर्जी चारों तरफ से घिरे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों में, उन जांच एजेंसियों में जिनकी लगाम अमित शाह के हाथ में, यानी कुल मिलाकर
कभी भी वो जेल जा सकते हैं प्रेशर में। मुझे ये बताइए कि बीजेपी आज की तारीख में अभिषेक बनर्जी का कैसा इस्तेमाल करना चाहती? बीजेपी का एजेंडा क्या है इस वक्त बंगाल में? 2 लाइन में। बीजेपी के एक्चुअली दो हिस्सा में बटे हुआ है उसका सुझाव, माने जो रणनीति स्ट्रैटेजी। एक ग्रुप बोल रहा है कि अभी स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी, देखिए अभी अभिषेक बनर्जी तो ममता बनर्जी घर में नहीं रहता है, वो बहुत आलीशान मकान में रहता है, जहां आप भेंट करते जाओगे तो अभिषेक बनर्जी के एस्केलेटर से चढ़ के, वो जैसे हिंदी फिल्म है उसी टाइप से जाना पड़ेगा, और कई मतलब एक राजकुमार की तरह रहते हैं वो बंगाल एकदम राजकुमार है, एकदम राजकुमार है बंगाल का। वो कोई जगह एक जगह से तो बीजेपी क्या चाहती है ना? बीजेपी का दो है, एक अभी स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि 2021 का चुनाव का पहले जो स्ट्राइक किया था, कई विधायक मंत्री को तोड़ के लेके आया था। अभी शुभेंदु अधिकारी भी है जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी टीएमसी का मिनिस्टर था। अभी स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि अभी जो हिंदू वोट है, हिंदू वोट 60% ममता बनर्जी का खिलाफ चल गया, उसका 56% मिल रहा है सीधे बीजेपी को। अगर अभिषेक बनर्जी को स्ट्राइक किया जाए तो आसान होगा ममता बनर्जी को चुनाव में थोड़ा डाउन करना। लेकिन दूसरा मत भी यही है, जे अभी अगर ममता बनर्जी, मान लो हम किसी प्रकार से ममता बनर्जी को हटा दिया सत्ता से, तो कांग्रेस और सीपीएम जो मेरा आइडियोलॉजिकली दुश्मन है, टीएमसी तो आइडियोलॉजिकल दुश्मन है नहीं, आइडियोलॉजिकली जो एनिमी है कांग्रेस और सीपीएम, भला ही उसका वोट परसेंटेज 5-7% हो, वो जम करके आगे बढ़ जाएगा जब ममता बनर्जी नहीं रहेगी। तो ऐसा सिचुएशन, तो ये दोनों जो मतभेद है बीजेपी का, ये भी है। समझ गया। गॉट इट। आपने एक, अभी मैं आगे आ रहा हूं, प्रसून दा ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक लॉबी, बीजेपी में एक मत है कि अभी स्ट्राइक कर दे, यानी अभिषेक बनर्जी को अभी तोड़ लें और उकसा दे उनको। और दूसरा जो उनका मत है, यानी अमित शाह की जो टीम है, उसमें सेकंड ओपिनियन वो ये है कि थोड़ा देर में, पहले जरा ये बुआ भतीजे को और लड़ने दो, थोड़ा घर में और आग लगे, उसके बाद सोचेंगे। ये इस तरह की नीति जो है, रणनीति है बीजेपी के दिमाग में। यानी बीजेपी थोड़ा सा इस खेल को अभी और ढील देना चाहती है, माहौल को थोड़ा और गर्म करना चाहती है। बुआ और भतीजे में जैसे शिवपाल और अखिलेश में तलवारें खिंच गई थी, इस तरह की तलवारें खिंचे तब जाके बीजेपी स्ट्राइक करेगी। ये प्रसून जी का कहना है। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि अगर अभिषेक बनर्जी को बीजेपी तोड़ लेती है और उनके साथ कई विधायक हैं, उनको भी तोड़ के लाया जाता है, रिजाइन कराया जाता है, तो क्या ममता बनर्जी के लिए एक मुसीबत होगी आने वाले समय में, और इंडिया अलायंस में और राष्ट्रीय राजनीति पर भी उन पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो टसल्स है, ये टसल्स अगर इस पर विराम नहीं लगा, ये टसल ऐसे ही चलता रहा, और ये टसल अभिषेक बनर्जी अगर फोकस तय कर लेते हैं कि मुझे अपना बुआ जी का पॉलिटिक्स को नहीं चलाना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो ये मुमकिन है। और मैं भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि अभिषेक बनर्जी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के पार्टी में 2-4 नेताओं को नहीं, बड़े यंग ग्रुप को लेकर के आए। अगर अभिषेक बनर्जी अकेला जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 2-4 नेताओं को लेके जाते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी देखिए, जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, मैं 5-6 लोगों को तो बहुत अच्छे से जानता हूं। वो उनको आप तोड़ नहीं सकते। वो वैचारिक तौर पर, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर बहुत स्ट्रांग है, और वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को तोड़ना, और वो ज्यादातर लॉयलिस्ट है ममता बनर्जी के। तो ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट है। लोकसभा का चुनाव में भी टाइम है, 4.5 साल बचा हुआ है। लेकिन जो असली जो लड़ाई है वो 2026 का है, जब बंगाल में इलेक्शन होगा। तो उसके लिए टसल इसलिए हो रही है, पावर टसल, की अभिषेक बनर्जी अपने लोगों को ये भरोसा दे सके कि उनका फ्यूचर मेरे साथ में है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं, और इसका इंडिया अलायंस में निश्चित रूप से ये फर्क पड़ेगा बंगाल का। कि देखिए, बंगाल में सबसे अच्छा बात यह है कि वहां मैदान खाली है, एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए मैदान एकदम खाली है, और उसी पर प्ले कर रही हैं ममता बनर्जी को उसी का बेनिफिट मिल रहा है कि देखो, सेकुलर वोट है, हिंदू सेकुलर वोट है, और मुस्लिम वोट है। तो ये, और जो थर्ड फ्रंट है जिसको कांग्रेस और लेफ्ट है,
वो बहुत कमजोर हालत में है, वो ऐसी हालत में नहीं है कि ममता बनर्जी या बीजेपी को चैलेंज कर सके। तो इसका बड़ा बेनिफिट ममता बनर्जी के साथ में है। इसीलिए ऐसा लगता है कि अगले साल भी जब चुनाव होगा 1-2 साल में, तो ममता बनर्जी दोबारा कंफर्टेबल मेजोरिटी से जीत के आएंगी, ऐसा लगता है, बशर्ते इनके पार्टी में कोई बड़ा डिवीजन ना हो। प्रसून जी, बड़ा सीधा सवाल है, बड़ा सिंपल, मैं उसका जवाब भी चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि भाई आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपया, 1000 करोड़ से ज्यादा पैसे के मामले में अभिषेक बनर्जी ने काफी दौलत हासिल कर ली है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है, ममता बनर्जी के सगे भतीजे भी हैं, क्या आपको लगता है कि अगर उन पर प्रेशर बढ़ता है तो 20-25 विधायक तोड़ सकते हैं वो आगे चलकर? क्या आपको लगता है 20-25 विधायक की हैसियत है उनकी, या इससे ज्यादा तोड़ सकते हैं? देखिए, एक्चुअली हुआ था क्या, 2021 में जब ममता बनर्जी जीती थी, तभी ने अभिषेक बनर्जी पब्लिकली स्टेटमेंट दिया था कि 70 साल उम्र के बाद सबको पॉलिटिक्स छोड़ के नया पीढ़ी को देना चाहिए। अभी ममता बनर्जी इज नाउ 69 to 70 हो गया है, लेकिन ममता बनर्जी का फिजिकली फिट अभिषेक से ज्यादा है। अभिषेक बीमार में है, उसको हर 3-4 महीने के बाद इलाज कराने के लिए फॉरेन जाना पड़ता है, बहुत ही इलाज करना पड़ता है। तो 2021 का बाद ममता बनर्जी पर्सनली हम लोग को पता चल गया था कि 2026 का चुनाव का पहले उसको डिप्टी सीएम बना देगा, लेकिन दल में उसका डिप्टी सीएम, लेकिन दल में उसका बहुत विरोध हुआ था। जैसा लाखड़ा जी कह रहे हैं, जो मखान जो जिस तरीके से बोल रहा है, पुराना जमाना का जो लॉयलिस्ट है ममता बनर्जी का, वो लोग भी खिलाफ है, बाकी लोग भी खिलाफ है। तो उस टाइम में 2021 का चुनाव का बाद एक ममता बनर्जी खुद ही एक पुलिस से एक सर्वे किया था जो कितना अभिषेक का लॉयलिस्ट है। एक्चुअली देन द नंबर वाज लाइक 45, 46, 50 के मान के चलिए, 45 विधायक उनके साथ थे। 50 ये पुलिस की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ममता को जी। 50 मान के चलिए उसका पक्ष था, लेकिन अभी वो घटते घटते चलाया 15 से 18 का 20 में वो घट गया है। विधायक का जो लॉयलिस्ट था वो लोग अभी अभिषेक बनर्जी को उतना लॉयलिस्ट है नहीं। ठीक है, आपने कहा कि एक समय में ममता बनर्जी ने जब सर्वे कराया तो दादा कह रहे हैं कि 50 विधायक वो अभिषेक बनर्जी के साथ थे, लेकिन लेटेस्ट जो है उनके साथ 18 से 20 विधायक ही सिर्फ साथ है। बीजेपी इंतजार कर रही है कि ये जो रेबल्स विधायक हैं या जो अभिषेक के साथ जो विधायक आ सकते हैं, इनकी थोड़ी गिनती और बढ़े, तब ये मैच मुकाबला शुरू करे। एक सवाल मैं जरूर आपसे प्रसून जी पूछना चाहूंगा। आपने 2 बातें कही कि अभिषेक ने कहा कि 70 साल की उम्र में टीएमसी की लीडरशिप को रिटायर हो जाना चाहिए, ममता बनर्जी को रिटायर होना चाहिए, और दूसरा वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो 70 साल की आप कह रहे हैं जो है वो दीदी हो गई हैं, क्या दीदी इस घर की लड़ाई को घर में सुलझाना चाहेंगी? क्या वो अपने भतीजे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के थोड़ा सा लड़ाई को, झगड़े को खत्म करेंगी? क्या आपको लगता है? आपने कहा कि भाई रिटायर तो होंगी नहीं, लेकिन भतीजे को क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगी, या अब लड़ाई बहुत हद तक पहुंच चुकी है, मतलब इंतहा हो चुकी, अब कंप्रोमाइज नहीं होने वाला? ना, ममता बनर्जी का बाकी जो रिश्तेदार है, बाकी जो भाई है, वो लोग सब लोग अभिषेक बनर्जी का खिलाफ में है। अभिषेक बनर्जी के साथ बाकी लोग का कोई संपर्क नहीं है। ममता बनर्जी के एक भाई दूसरे का खिलाफ है। राइट सिचुएशन इज दैट। तो अभिषेक बनर्जी वो अपना एक इमेज है, अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा रहा है, बढ़ने का मौका दिया था ममता बनर्जी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, कोई डिप्टी सीएम का कोई सवाल होता ही नहीं है, और अभिषेक बनर्जी इज लाइक अदर लीडर, और इसीलिए अभिषेक बनर्जी सिर्फ उसका जो लोकसभा क्षेत्र है डायमंड हार्बर, उसी में केंद्रित हो गया है। वहीं पे वो जो काम काज थोड़ा बहुत सबसे अच्छा बनाएगा, इसी में सिमटे हैं। और कभी कभी बोल रहा है जे हम जो दल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, आरजीकर का जो आंदोलन था, अभया जो आंदोलन था, वो रेप केस वाला, तब ममता बनर्जी वॉज इन ट्रबल, क्योंकि जो एलिट बंगाली है और हर जगह हर वर्ग का जो शहर का जो लोग है वो सड़क पर उतर करके टीएमसी और सरकार का घोर विरोध कर रहे थे। उसमें लेफ्ट भी जुड़ गया था, कांग्रेस भी जुड़ गया था, जनरल लोग भी जुड़ गया था। उस टाइम अभिषेक बनर्जी में विदेश में चला गया। उसका पहले एक बयान आया था जो 14 अगस्त में, जो लोग रात में सड़क पे उतर के इसको विरोध किया था, हम उसको सपोर्ट करता है, लेकिन सही उसको फांसी चाहिए जो दोषी है। अभी तो
जो ट्रायल है चल रहा है, तो ट्रायल चलिए, ठीक है। मोटामोटी खत्म ही हुई। अभी जो सिचुएशन है, पूरा ममता बनर्जी अपना ग्रिप में हो गया है पार्टी। और ममता बनर्जी थोड़ा दिन पहले पार्टी का अंदर का मीटिंग में और ओपन फोरम में भी बोल दिया, आई एम द लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ऑफ द टीएमसी। पार्टी भी मेरा हाथ में है और सरकार का बात भी हम कहेंगे। तो इसके बाद लगा अभिषेक बनर्जी के साथ उसका जो ये चल रहा था, थोड़ा बहुत माने ऐसा नहीं है दरार बढ़ नहीं, लेकिन प्रसून दा कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं है। और अभी हाल में एक पार्टी की अपनी मीटिंग में उन्होंने ये कहा, पार्टी के वर्कर बड़े नेताओं से, कि संगठन भी मैं ही चलाऊंगी और सरकार भी मैं ही चला रही हूं। मेरा ही जो शब्द है वही अंतिम है, वही प्रथम शब्द है, फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड मेरा ही होगा। यानी कुल मिलाकर थोड़ी सी स्थितियां ये है कि बुआ और भतीजे में टकराव बढ़ रहा है। बहुत कम समय रह गया है लकेड़ा साहब, अंतिम 2 लाइनें आपसे बस चाह रहा था। आपको लगता है कि अगर ये लड़ाई ममता बनर्जी की किसी बाहरी नेता से होती, मतलब जो उनके रिश्तेदारी में नहीं होते, घर के बाहर होते, जैसे सौगत राय हैं या महुआ मित्रा हैं या संदीप बंदोपाध्याय हैं, तो एक बार ममता कहीं ना कहीं झेल लेती। लेकिन ये लड़ाई घर के अंदर की है। जिस भतीजे को बड़े प्यार से उन्होंने आगे बढ़ाया, उनको जनरल सेक्रेटरी बताया, वही भतीजा आज मुखालिफ खड़ा है। क्या ममता बनर्जी वाकई आपको लगता है क्राइसिस में है और इस क्राइसिस को ममता बनर्जी को निपटाना ही होगा? देखिए, ये जो व्यक्तिवादी पार्टी होती है, जो फैमिली पार्टी होती है, उस फैमिली पार्टी में आज नहीं तो कल ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि कोई आइडियोलॉजिकल ये है कि एंटी बीजेपी एंटी लेफ्ट आपके आइडियोलॉजी है, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। कभी ना कभी तो आना था, आज नहीं तो टकराव होता है। कोई ना कोई पॉलिटिक्स का एंड तो होता है, जो पर्सनल, जो इस तरह का फैमिली पार्टी है। तो बहुत क्लियर कट है। देखिए, अभी जो एक्सट्रीम पोजीशन, देखो, बहुत माइनॉरिटी जो ममता बनर्जी को ट्रैक कर रहे हैं बंगाल में, मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ दिल्ली से, उसमें यह है कि ममता बनर्जी ने पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के खिलाफ बहुत डायरेक्ट फाइट नहीं कर रही है, अटैक नहीं बोल नहीं रही है, बीच का रास्ता निकाल कर किसी तरह वो अपनी सरकार को अटैक नहीं कर रही है। उससे ये लग रहा है बीच बीच में उनके लोग फुलझड़ी छोड़ देते हैं कि इंडिया अलायंस की उनको लीडरशिप देना चाहिए। अडानी के कहने पे भी चल रही हैं जी। और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे इंडिया अलायंस कमजोर हुआ, जैसे नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया। अगर नीतीश कुमार वो बाहर नहीं जाते तो हो सकता है कि आज तस्वीर दूसरी होती। नहीं, मेरा क्वेश्चन बस यस और नो में है, क्योंकि समय बहुत कम है। क्या ममता बनर्जी आप मानते हैं क्राइसिस में है और इस क्राइसिस को उन्हें खुद सॉल्व करना होगा? नहीं, क्राइसिस क्या, बहुत बड़ा, ममता बनर्जी के लिए छोटा क्राइसिस नहीं है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। देखिए कि एक तो वो इतनी बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, इतने साल उन्होंने, वो देखो, ममता बनर्जी एक फाइटर है और वो चाहती है कि जब वो पॉलिटिक्स से जाएं तो फाइटर के रूप में ही उनको देश में जाना जाए। तो बंगाल में भी उन्होंने 30 साल से वो छाई हुई है बंगाल की पॉलिटिक्स में, लेफ्ट को उन्होंने खत्म किया, कांग्रेस को खत्म कर दिया। तो अब वो चाहती है कि उनकी जो पॉलिटिक्स हो, वो पॉलिटिक्स में उनको लंबे समय तक बंगाल के पॉलिटिक्स में याद किया जाए, और उनकी जो राजनीतिक जो विरासत है, भारतीय जनता पार्टी उसको ग्रैब करना चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि ममता बनर्जी का जो एंटी लेफ्ट एंटी कांग्रेस जो अप्रोच है उसको बीजेपी ग्रैब करे। और ममता बनर्जी का जो संकट है, ये संकट मुझे लग रहा है कि बढ़ेगा, क्योंकि अभी वो अब दोबारा बनेंगी चीफ मिनिस्टर, निश्चित रूप से दोबारा चुनाव होगा, तो उनका संकट कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। क्योंकि पार्टी में जो और लोग हैं वो लोग कहेंगे कि फैमिली के बाहर भी तो आप नेता बनाइए, आप फैमिली के अंदर तो आपको धोखा मिल गया है। तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी, बहुत ही फंसा हुआ खेल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी क्राइसिस में है और प्रसून आचार्य और उमाकांत जी कह रहे हैं कि क्राइसिस इस वजह से बहुत बड़ी है क्योंकि संकट घर के अंदर से, घर के भीतर से, जो अमूमन फैमिली पार्टीज में होता है। और दूसरा, बहुत कुछ अभिषेक बनर्जी को तय करना है। अभिषेक बनर्जी को पार्टी स्प्लिट करनी है या उनको पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करना है। कुर्बानी का रास्ता यह है कि वो जेल चले जाएं। अगर जेल चले जाएं तो पार्टी बच सकती है। क्या वो जेल जाना पसंद करेंगे? अब ये जो फैसला है ये अमित शाह के हाथ में, मोदी के हाथ में। तो कुल मिलाकर एक आप कह सकते हैं कि एक क्राइसिस है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां टीएमसी जो है निशाने पर है। टीएमसी का हाल क्या शिवसेना जैसा होगा? टीएमसी का हाल क्या एनसीपी की तरह होगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि ऑपरेशन लोटस एक बार फिर से बिहार में, बंगाल में शुरू होने जा रहा है और बंगाल की जो राजनीति है उसमें तूफान आने वाला है। और ये तूफान ममता बनर्जी के लिए इस बार
उनके घर से उठ रहा है, उनके घर से उठ रहा है तूफान। प्रसून जी आप आए और आपने खुलकर बातें करी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।